देखिए, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा और उसका ठीक ढंग से प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ धातु रूप भी याद करना अति आवश्यक है। और सदरूप धातु रूप अगर याद हो जाए तो लकार का प्रयोग करना, इसे आप अच्छी ढंग से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद कुछ विशेष जो तो सामान्य रूल हुआ शब्द रूप और धातु रूप के प्रयोग से अनुवाद बनाने का। अब कुछ विशेष रूल होता है, कुछ विशेष नियम है जिसके आधार पर संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है। और ये संस्कृत में अनुवाद बनाने में कारक सूत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये कारक सूत्र के संबंध में कुछ नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ये कारक पर ही आधारित है। कारक किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है वह भी अपने आप में एक सूत्र ही हो जाता है। जैसे कि पिछले दिन हम आपको बताए थे कि कर ये जो होता है प्रथमा विभक्ति जो होता है वो कर्ता कारक में होती है, माने कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यह भी अपने आप में एक सूत्र है जिसे हम कहते हैं कर्तरी प्रथमा। देखिए, पहला सूत्र होता है कर्तरी प्रथमा। अब ये कर्तरी प्रथमा वो कारक सूत्र से ही बना है, माने कारक पर ही आधारित है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जहां कहीं अगर कर्ता कारक हो, कर्ता किसको कहते हैं इसके बारे में हम आपको चर्चा पहले दिन हम बता चुके हैं कि काम करने वाले को कर्ता करते हैं, माने हु डूइंग द एक्शन, जो आदमी काम करता है। अगर आपका मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पर कर्ता क्या होगा? मैं हो जाएगा। राम पढ़ता है तो राम कर्ता हो गया। आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कर्ता हो गए। तो ये कर्ता कारक जो होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही हुआ कर्तरी प्रथमा सूत्र। इसका व्याख्या करने के लिए पूछेगा या कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो जैसे देखिए, रामः गृहम गच्छति, यहाँ रामः गृहम गच्छति, कौन घर जाता है? तो राम घर जाता है, यानी राम में कर्ता कारक हो गया। तो इस प्रकार से कर्तरी प्रथमा सूत्र का व्याख्या इस ढंग से आपको याद रखना पड़ेगा। और कभी भी हम अनुवाद बनाएंगे तो याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में पहले कर्ता का चुनाव करेंगे और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला है उक्ति कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म की जब प्रधानता होती है। कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं ये कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य में जब मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होइएगा, तो इसी ढंग से एक्टिव वॉइस जो होता है वहां कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। तो ये कर्मवाच्य का जो सेंटेंस होगा या अनुवाद होगा उसको बनाने के क्रम में हम देखते हैं कि कर्म कारक में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता कारक में द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जैसे मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, अगर इसका हम संस्कृत में अनुवाद बनावे तो बनेगा मया चंद्रः दृश्यते। तो यही इसका अनुवाद बनेगा उपयोग कर्मण प्रथमा का हो गया एग्जांपल। उसके बाद देखिए, एक होता है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा मतलब क्या हो? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर शब्द रूप आप याद कीजिएगा तो देखिएगा, एक संबोधन होता है जो लास्ट में का लाइन होता है उसमें हे सिर्फ जोड़ दिया जाता है, मैंने संबोधन सूचक शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अगर प्रथमा में राम रामो रामा होता है तो संबोधन में क्या हो जाएगा? हे राम, हे रामो, हे रामा। तो इस ढंग से इसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संबोधने प्रथमा, इसका मतलब हुआ संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे हे राम यहाँ आओ, अगर इसका हम अनुवाद बनाएंगे तो बनेगा हे राम अत्र आगच्छ। तो इसी प्रकार से अनुवाद बनाया जाएगा। तो ये प्रथमा से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र हुआ, इसको याद रखिएगा और इसके आधार पर आप अनुवाद बनाइएगा। उसके बाद अगला है, अब हम चल रहे हैं द्वितीया, यानी द्वितीया विभक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके संबंध में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, पहला है कर्तुरीप्सितमं कर्म। इसका मतलब हुआ, इसको हम कर्मणि द्वितीया भी कह सकते हैं। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता जिस चीज की इच्छा करता है, यानी इच्छा करने का मतलब जो उसका इच्छा होता है, यानी कर्ता जिस कार्य को करता है जो इच्छा होगा वही करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं भात खाता हूं,
यानी मुझे भात खाने की इच्छा है इसलिए ना खा रहा हूं। अगर मुझे भात खाने की इच्छा नहीं होती तब मैं भात नहीं खाता। तो मैंने कर्तु रिप्सित तमम कर्म, इसका मतलब हुआ कर्ता जिस वस्तु की इच्छा करती है उसमें कर्म कारक होता है। यानी इसे हम इस ढंग से कह सकते हैं कि कर्ता जिस काम को करता है उसमें कर्म कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, अहम फलम खादामी, अहम फलम खादामी, इसका मतलब हुआ मैं फल खाता हूं, मेरी इच्छा है फल खाने की इसीलिए मैं फल खा रहा हूं। यानी यहाँ फल में द्वितीय विभक्ति होगा, यहाँ फलम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस ढंग से यह हो गया कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र को कर्मणि द्वितीय भी कहा गया है, माने कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। इसका भी अगर व्याख्या हो तो यानी कर्म कारक जो होगा, कर्म किसको कहते हैं? कर्ता जिस कार्य को करता है उसे हम कहते हैं कर्म, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी ढंग से देखिए एक अगला सूत्र है उपाध्यान वशः, यानी उप अनु अधि पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र का मतलब हुआ, वस मतलब होता है वसना, निवास करना या रहना। तो अगर मान लिया जाए उपसर्ग लगा करके हम वस धातु का प्रयोग करेंगे तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ है विष्णु वैकुंठम अधिवसति, यानी यहाँ वैकुंठम शब्द जो आया इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ अधिपूर्वक वस धातु का प्रयोग किया गया है, अधिवसति है। अगर मान लिया जाए हम अधि उपसर्ग को हटा दें तब क्या ट्रांसलेशन बनेगा? तब यहाँ वैकुंठम नहीं हो जाएगा, तब वैकुंठे हो जाएगा, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उप अनु अधि पूर्वक अगर वस धातु का प्रयोग किया जाए तो यहाँ ये सप्तमी के जगह पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह विभक्ति के प्रयोग के क्रम में आ जाता है। इस सूत्र का नाम हुआ उपाध्यान वशः। वैसे ये एक अगला है अमितः परितः सर्वतः समयानिक्सा योगे च द्वितीय, यानी ये सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये अमितः मतलब होता है दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर, समया मतलब समय से, निक्सा माने नजदीक, आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे देखिए विद्यालयम अमितः वृक्षा सन्ति, माने विद्यालय के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। तो विद्यालयम शब्द आ गया, यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। किस सूत्र से? तो अमितः परितः सर्वतः समया निक्सा योगे च द्वितीय, इसी सूत्र से हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंडरलाइन कर देगा, विद्यालय को अंडरलाइन करेगा, कहेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आप दीजिएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस सूत्र से? तो अमितः परितः सर्वतः सर्वतः समया निक्सा योगे च द्वितीय, इस सूत्र से इस सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे देखिए क्रिया विशेषणे च, क्रिया विशेषणे मतलब क्या हुआ? क्रिया विशेषणे माने क्रिया की विशेषता अगर बताई जाए। क्रिया तो आप लोग जानते ही होइएगा, जिस शब्द से किसी काम करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और इसकी विशेषता जिस शब्द से बताई जाएगी उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द जब आ जाएगा तो उसके लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सह मंदम मंदम गच्छति, इसका मतलब क्या हुआ? वह धीरे धीरे जाता है, यानी जा तो रहा है लेकिन मंदम मंदम। जैसे अहम उच्चे वदामी, मैं जोर से बोलता हूं, सह तीव्रम तीव्रम धावती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया की जब विशेषता बताई जाती है तो उसमें कौन विभक्ति होगा? द्वितीय विभक्ति होगा। यहाँ मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति हो गया। अगला है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय, यानी कालवाची और मार्गवाची शब्द के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कोस भर नदी टेढ़ी है, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा? क्रोशम कुटिला नदी। यशः मासम व्याकरणम व पठयत, यानी वह महीने भर में व्याकरण पढ़ा। तो यानी देखिए यहाँ कालवाची और मार्गवाची शब्द जो है उसका अत्यंत संयोग हो रहा है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
तो हम आशा करते हैं कि इन सब सूत्रों के संबंध में आप जान लिए होइएगा। फिर हम अगला जो है कुछ विभक्ति के और सूत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, अगले वीडियो में उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे।